हे गाइज अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फाइनली गाइज आज मैं लेके आ चुका हूँ एक नया वीडियो और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प होने वाली है। तो आप वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। क्या पीएम मोदी वोट चोरी के मामले में जाएंगे जेल और क्या बनेंगे अब नए पीएम राहुल गांधी और क्या मोदी जी की कुर्सी है खतरे में? तो आपको इन सवालों का जवाब इस वीडियो में ज़रूर मिलेगा। आप वीडियो एंड तक देखें। मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गोदी मीडिया वाले आजकल गणितज्ञ भी बन गए हैं। कोई कहते हैं मोदी जी 2027 तक रहेंगे, कोई कहते हैं 2037 तक। ये वही गोदी मीडिया है जो हर चुनाव से पहले मोदी को भगवान और हर हार के बाद जनता को गुनहगार बना देता है। बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि नरेंद्र मोदी जी सितंबर के आखिरी हफ्ते तक प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। और सबसे हैरान कर देने वाली बात यह बताई जा रही है कि उनकी जगह देश की बागडोर राहुल गांधी को सौंपी जा सकती है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है? क्या यह सिर्फ अफवाह है या फिर वाकई देश की राजनीति में एक बड़ा भूचाल आने वाला है? पूरा विश्लेषण हम आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी ही महत्वपूर्ण खबरें मिलती रहें। और कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आप इस वीडियो को भारत के किस राज्य या किस शहर से देख रहे हैं। दोस्तों, खेला आखिरकार हो गया। कौन सा खेला? वही खेला जिसके बारे में कहा गया था कि नरेंद्र मोदी साहब को 75 साल की एक टाइमलाइन दी गई है, यानी 17 सितंबर को जब वो 75 साल के होंगे तो ये दिन बधाई का नहीं बल्कि विदाई का मौका होगा। बधाई नहीं मिलेगी, विदाई मिलेगी। लेकिन अब बड़ा सवाल उठ रहा है, क्या विदाई सिर्फ प्रधानमंत्री पद से होगी या फिर एनडीए की विदाई होने जा रही है? क्या सरकार की विदाई होने जा रही है? क्या मोदी सरकार की विदाई होने जा रही है? क्योंकि पिछले 24 घंटे के भीतर घटनाक्रम बड़ी तेजी से बदले हैं। चंद्रबाबू नायडू से लेकर नीतीश कुमार तक सब अब बागी तेवर दिखा रहे हैं। अचानक से ऑपरेशन 37 की चर्चा शुरू हो गई है और संकेत मिल रहे हैं कि बीजेपी अब एक बड़े खेल की तैयारी में है। हलचल मची हुई है, हड़कंप मचा हुआ है। 15 अगस्त को लंबा भाषण क्यों दिया गया? आरएसएस के चारों ओर क्यों बातें घुमाई गईं? ये सब सवाल अब चर्चा में है। साथ ही ये भी सामने आ रहा है कि नरेंद्र मोदी साहब की वो कौन सी मजबूत बैसाखी है जिसने हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात की और एक बड़ी राजनीतिक डील का संकेत दे दिया। इसी के बीच ऑपरेशन 37 की गूंज और तेज हो रही है। उधर 8 मुस्लिम युवकों को 18 साल बाद रिहा किए जाने के फैसले ने भी बड़ा संदेश दिया है। कोर्ट से लगातार ऐसे आदेश आ रहे हैं जो दिन रात हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वालों के लिए करारा जवाब बनकर सामने आ रहे हैं। और अब विपक्षी पार्टियों के नेता, चाहे राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों या अन्य दल, तेजी से सक्रिय दिख रहे हैं। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी साहब की लोकप्रियता को लेकर भी नए सवाल खड़े हो रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत करने जा रहा हूं इस बड़ी खबर के साथ। सबसे पहले सवाल उठा, क्या सरकार अब जाने वाली है? मैं ये सवाल इसलिए रख रहा हूं क्योंकि जैसे ही ये खबर आई उसके बाद एक घटनाक्रम तेजी से सामने आने लगे। पहली बड़ी खबर सामने आई हिंदुस्तान से, जहां दावा किया गया कि चंद्रबाबू नायडू राहुल गांधी से मिले हैं। वोटर लिस्ट विवाद के बीच यह मुलाकात कई संकेत दी गई। दरअसल जनता दल यूनाइटेड और टीडीपी जैसे सहयोगी दल लगातार नजर गड़ाए बैठे थे। वो देखना चाहते थे कि विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो वाकई जमीन पर असर डालेंगे या फिर से हवा हो जाएंगे। उधर गोदी मीडिया पूरी तरह लगा हुआ था किसी भी तरह राहुल गांधी को फ्लॉप साबित करने में। चुनाव आयोग नोटिस भेज रहा था, गोदी एंकर माहौल बना रहे थे। लेकिन जो आरोप राहुल गांधी ने लगाए वो धीरे धीरे जन आंदोलन में बदल गए। और जब जनता जुड़ जाती है तो राजनीतिक पार्टियां पस्त हो जाती हैं, क्योंकि चुनाव आखिरकार जनता ही जिताती है। यहीं पर तस्वीर बदली। नरेंद्र मोदी साहब की 2 बड़ी बैसाखियां टीडीपी और जेडीयू दोनों पर दबाव बढ़ गया। चंद्रबाबू नायडू न सिर्फ बातचीत के लिए आगे आए बल्कि डील की चर्चा भी शुरू हो गई। इससे पहले एक और खबर सामने आई थी।
दावा किया गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से अरविंद केजरीवाल और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुलाकात की थी और इस बातचीत के बाद चंद्रबाबू नायडू को भी संकेत मिले कि समर्थन वापस लिया जा सकता है। इतना ही नहीं, यह खबर खुद इंडिया टीवी जैसे गोदी चैनल ने दिखाई। रिपोर्ट में कहा गया कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक यह बात पहुंच चुकी थी कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश चल रही है और इस पूरी कहानी में जगदीप धनखड़ की अहम भूमिका बताई जा रही थी। इसके बाद अचानक घटनाक्रम बदला। धनखड़ साहब से कहा गया कि विपक्ष ने पहले महाभियोग लाने की कोशिश की थी, इस बार अगर हम लाएंगे तो आपको हटना ही पड़ेगा। आप सम्मानजनक तरीके से हटना चाहते हैं या महाभियोग से, ये आपको तय करना है। और आखिरकार उन्होंने इस्तीफा दे दिया। दोस्तों, एक बार फिर से केंद्र में आ गए हैं चंद्रबाबू नायडू। खबर यह है कि चंद्रबाबू नायडू और राहुल गांधी के बीच न केवल बातचीत हुई है, बल्कि अब यह भी संकेत मिल रहे हैं कि नायडू अपना समर्थन वापस लेने जा रहे हैं। इन सब के बीच एक अहम मुद्दा सामने आया, एसआईआर का। विपक्ष लगातार इस पर नाराज था, कोर्ट तक मामला गया, लेकिन एनडीए का कोई भी सहयोगी इसके खिलाफ नहीं बोला। सबसे पहले आवाज उठाई थी बीजेपी की सहयोगी टीडीपी ने। उन्होंने पूछा कि एसआईआर का मुद्दा अभी क्यों लाया जा रहा है जब बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। उनका कहना था कि इसके लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। इसके बाद जेडीयू के सांसद भी मैदान में उतर आए। बिहार के बांका से सांसद गिरधारी यादव ने संसद सत्र के दौरान ही कहा, मैं खुद सांसद हूं, मुझे दस्तावेज इकट्ठा करने में 10 दिन लग गए। आम जनता क्या करेगी? वो रोज रोज दफ्तर जाएगी कि ये कागज मिल गया, वो कागज मिल गया। लोग अपना रोजगार छोड़कर क्या सिर्फ दस्तावेज ढूंढते रहेंगे? जाहिर है ये नाराजगी सीधे सीधे बीजेपी की समझ में आ गई। टीडीपी भी विरोध कर रही थी और जेडीयू भी खुले तौर पर सवाल उठा रही थी। अब इन हालात के बीच एक और खबर सामने आई, ऑपरेशन 37। क्या ये कोई बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है? दरअसल ये पूरा खेल सहयोगी दलों के सांसदों को भ्रमित करने, धोखा देने और बांटकर अपने हिस्से में लाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल ताकि किसी तरह नरेंद्र मोदी साहब की कुर्सी बची रहे। आप राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस ऑपरेशन के तहत सत्ता पक्ष के 37 सांसद निशाने पर हैं। अब सवाल यह है कि 3 दिन पहले ऐसा क्या हुआ दिल्ली में जिसके बाद यह ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। असल में मामला है कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के चुनाव का। यह चुनाव बैलेट पेपर से होता है। यहीं पर अमित शाह को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाई गई। संदेश देने की कोशिश की गई कि मोदी के बाद अगर कोई नेता है जो सरकार और संगठन दोनों संभाल सकता है तो वो अमित शाह हैं, योगी नहीं। इसलिए इस चुनाव को पहली अग्नि परीक्षा माना गया। अमित शाह ने खुलकर संजीव बालियान को समर्थन दिया। यानी ये सिर्फ चुनाव नहीं बल्कि मोदी के बाद की राजनीति की एक झलक भी था। दोस्तों, अमित शाह जहां खड़े हैं वहां मोदी कहीं जाने वाले नहीं। मोदी भी साथ आ गए, जेपी नड्डा भी आ गए। लेकिन खबर यह आई कि बीजेपी के ही सांसद राजीव प्रताप रूडी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब के प्रत्याशी थे और जिनके खिलाफ पूरा मोदी गुट और आरएसएस खड़ा था, उन्हें ही बीजेपी के सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करके जीत दिला दी। विपक्षी सांसदों के साथ मिलकर बीजेपी के ही कुछ सांसदों ने वोट किया और राजीव प्रताप रूडी को 100 से ज्यादा वोट मिले। पहली ही अग्नि परीक्षा में अमित शाह फेल साबित हुए। अब पार्टी के अंदर बैठकर तय किया गया कि आखिर कौन कौन से सांसद हैं जिन्होंने हमारे समर्थित प्रत्याशी को वोट नहीं दिया और जाकर राजीव प्रताप रूडी को समर्थन दिया। यह साफ कर दिया गया कि अगर आने वाले वक्त में भी ऐसी क्रॉस वोटिंग हुई तो सरकार चल पाना मुश्किल हो जाएगा। यानी मोदी के 75 साल पूरा होते ही सिर्फ उनका इस्तीफा नहीं बल्कि पूरी एनडीए सरकार भर भराकर गिर सकती है। अब जरा अंकगणित समझ लीजिए। बीजेपी के पास 291 सांसद हैं। अगर चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी 16 सांसद समर्थन वापस लेती है तो संख्या घटकर 275 रह जाएगी। सरकार में बने रहने के लिए 272 का आंकड़ा जरूरी है, यानी बस 3 सांसद का फर्क। लेकिन जेडीयू की भी नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। दुनिया का 20 में तीसरे से आर्डिमेकीस में अगर उनके 12 सांसद भी अलग हो जाते हैं तो संख्या 263 पर आ जाएगी, यानी सरकार अल्पमत में पहुंच जाएगी।
यही नहीं, चिराग पासवान भी लगातार असंतोष जता रहे हैं। अगर उनके 5 सांसद भी अलग हो गए तो आंकड़ा और गिरकर 258 रह जाएगा। इसके ऊपर हालिया घटनाक्रम ने आग में घी डालने का काम किया है। पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को राजकीय सम्मान न देना यह जाट समाज के बड़े अपमान के रूप में देखा जा रहा है। 4 राज्यों में राज्यपाल की भूमिका निभाने वाले व्यक्ति को पूरी तरह नजरअंदाज किया गया। जाट समाज में नाराजगी है और इसका असर सीधे राजनीति पर पड़ सकता है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति रहे जगदीप धनखड़ के जबरन इस्तीफे की चर्चा ने भी माहौल गरमा दिया। आरोप ये लगे कि उन्हें महाभियोग से पहले ही हटने के लिए मजबूर किया गया। 21 जुलाई से धनखड़ साहब सार्वजनिक तौर पर नजर नहीं आए हैं। जाट समाज इसे भी गहरे अपमान के तौर पर देख रहा है। यानी घटनाक्रम सिर्फ एक इस्तीफे तक सीमित नहीं है, यह सत्ता की जड़ों को हिला देने वाला संकट है। हाल ही में योगी सरकार के मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने बयान दिया कि आरएलडी एक पनौती पार्टी है, जिसके साथ रही वही चुनाव हार गया। अब सोचिए, यह बयान सीधे सीधे जाटों में नाराजगी बढ़ा रहा है। जयंत चौधरी की पार्टी के 2 सांसद हैं, अगर उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया तो आंकड़ा घटकर 256 पर आ जाएगा और यहीं से असली खेल शुरू होता है। आरएसएस समर्थित सांसदों की संख्या 100 से ऊपर बताई जाती है, लेकिन इनमें से 50 वो हैं जो पूरी तरह विश्वास पात्र माने जाते हैं। अगर ये भी किनारा कर लेते हैं तो मोदी सरकार मात्र 200 सीटों पर सिमट जाएगी। यानी जो अंदाजा लगाया जा रहा था कि सरकार गिर सकती है, वो अब हकीकत में बदलता हुआ दिख रहा है। अब सवाल यह उठता है कि मोदी जी के 75 साल पूरे होने पर क्या सिर्फ इस्तीफा होगा या ये राजनीतिक वनवास की शुरुआत है? ये वही सवाल है जो लोग अब खुलेआम पूछ रहे हैं। कोई कहते हैं बहुत लंबे समय तक चलेंगे, कोई कहते हैं 2027 तक है, लेकिन मेरा आकलन साफ है, मोदी जी का जाने का समय अब आ चुका है। बहुत जल्द आप सुनेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संन्यास ले रहे हैं। और दोस्तों, जब सत्ता के गलियारों से ऐसी फुसफुसाहट बाहर आने लगे तो समझ लीजिए कि खेल कहीं और तय हो चुका है। अब जरा देखिए, इस हलचल के बीच दूसरी खबरें भी सामने आ रही हैं। एनएससीईआरटी ने नया मॉड्यूल तैयार किया है, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। इसमें साफ लिखा गया है कि भारत का विभाजन अनिवार्य नहीं था। जिम्मेदारी 3 लोगों पर डाली गई, जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन। यानी कांग्रेस को सबसे बड़ा दोषी ठहरा दिया गया। ये वही लोग हैं जिनका आजादी की लड़ाई में कोई योगदान नहीं था, लेकिन अब किताबों में वही तय कर रहे हैं कि किसे गुनहगार बनाना है। इसी बीच एक और खबर आई जिसने सबको झकझोर दिया। 18 साल तक 8 मुस्लिम युवकों को आतंकवादी बताकर जेल में रखा गया। उन पर सिमी का सदस्य होने का आरोप लगा। उनके नाम थे शकील शाकिर, नासिर मोहम्मद, रिहान अतुल्लाह खान, जिया उर रहमान, वकार बैग, यूसुफा बैग, इम्तियाज अहमद, निसार अहमद, मोहम्मद अबरार, आरिफ मोहम्मद कसीम और शेख अहमद। 18 साल की जिंदगी बर्बाद हो गई। ऐसा लोगों की मानसी सरकारी जीने के लिए अब कोर्ट कह रहा है कोई सबूत ही नहीं मिला। सोचिए, पूरे परिवार तबाह कर दिए गए। और 100 बास सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि बंगाली मुस्लिम मजदूरों को बांग्लादेशी बताकर हिरासत में नहीं लिया जा सकता। केंद्र और 9 राज्यों को नोटिस भेजा गया, लेकिन टीवी पर आप आज भी वही सुनते हैं, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, क्योंकि सच दिखाना इन चैनलों का काम ही नहीं है। अब जरा सोचिए, एक तरफ 103 मिनट का भाषण लाल किले से दिया गया पूरी सरकारी मशीनरी के साथ, दूसरी तरफ 32 सेकंड का वीडियो जिसमें राहुल गांधी बारिश में भीगते हुए झंडा फहरा रहे थे। वो वीडियो 41 मिलियन लोगों ने देखा और 5.3 मिलियन ने पसंद किया। जनता ने साफ बता दिया कि लोकप्रियता किसकी बढ़ रही है और किसकी हवा निकल रही है। और जाते जाते मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आजादी की लड़ाई में मुसलमानों का योगदान क्या था। भारत से 4000 किलोमीटर दूर माल्टा में शेख उल हिंद महमूद उल हसन को गिरफ्तार किया गया क्योंकि वो अंग्रेजों के खिलाफ साजिश कर रहे थे। पहले 100 साल तक आजादी की लड़ाई में सिर्फ मुसलमान ही लड़े थे, बाकी समाज 1857 के बाद शामिल हुआ। अंग्रेज मुसलमानों को दुश्मन क्यों मानते थे? क्योंकि 800 साल तक उन्होंने इस देश पर राज किया और अंग्रेजों की सत्ता को चुनौती दी। यह इतिहास है, लेकिन गोदी मीडिया इसे छुपा देता है। इसलिए जरूरी है कि हम सच को याद रखें और सवाल पूछते रहें। तो यही है इस वक्त की सबसे बड़ी बात। सरकार की कुर्सी डगमगा रही है, इतिहास को अपनी सुविधा से लिखा जा रहा है और आम लोगों की जिंदगी बेगुनाही के बावजूद बर्बाद की जा रही है।
लेकिन गोदी मीडिया आपको यह सब नहीं बताएगा। वो आपको बताएगा कौन कितना देशभक्त है, कौन तिरंगे को कैसे पकड़ रहा है और कौन बांग्लादेशी है। सवाल पूछना ही लोकतंत्र की असली ताकत है। अगर आप सवाल पूछना बंद कर देंगे तो सत्ता आपको हमेशा मूर्ख बनाती रहेगी। मैं तो यही कहूंगा, सवाल कीजिए, इतिहास को याद रखिए और सबसे ज्यादा जरूरी डरिए मत। नमस्कार।